बीए पार्ट 3 में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः वेलकम है। जैसे पिछले क्लास में आप लोगों ने देखा था, यहाँ अध्याय 5 में हम लोगों ने देखा था कि बंगाल में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना के संबंध में। तो आज हम लोग इसी अध्याय 5 में ही अध्ययन करेंगे बंगाल में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना के बारे में। लेकिन हम यहाँ अंग्रेजों की जो सत्ता की स्थापना बंगाल में होता है, इसमें मीर जाफर का कितना योगदान होता है, मीर जाफर जो है अंग्रेजों के साथ किस तरह से अपने प्रति अंग्रेजों को किस तरह से सहानुभूति दिखाते हैं या अंग्रेजों को कैसे साथ देते हैं, इन तमाम बातों का अध्ययन करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो यह मीर जाफर और अंग्रेज के जो संबंध हैं, जैसे आप अलीवर्दी खां का नाम इसके पहले के सीरीज में ही जिक्र किया गया था कि अलीवर्दी खां की जो वंश परंपरा थी, वह वंश परंपरा में देखेंगे कि वंश परंपरा के रूप में जो समाप्त करके मीर जाफर और बंगाल का वह नवाब जब बने थे, तो एक शक्तिशाली प्रशासन व्यवस्था के साथ साथ उसके स्थान पर बंगाल में या बंगाल का शासन जो था वो आंतरिक रूप से या आंतरिक षड्यंत्रों के माध्यम से भ्रष्टाचार के अंदर पतनोन्मुख हो चुका था और ऐसे परिस्थितियों में आ चुका था। बंगाल की राजनीति की दशा को समझेंगे, जिसमें इसके नियंत्रण के रूप में अंग्रेजों के या नियंत्रण जो था वो अंग्रेजों के हाथों का एक आधार बन गया था। अंग्रेज जैसे चाहते थे बंगाल के सत्ता पे वैसे नियंत्रण अपने आप में रखते थे, उसी तरह के वे परिवर्तन भी करते थे। इसके साथ हम इसमें यह भी तुलना कर सकते हैं कि मीर जाफर एक अयोग्य और साहसीन व्यक्ति के रूप में जाना जा सकता है, क्योंकि वह एक अयोग्य व्यक्ति था, साहसीन व्यक्ति था, जिसके अंदर किसी तरह का काम करने का साहस ही नहीं था। तो साहसीन व्यक्ति होने के साथ साथ उसे अंग्रेज के सहयोग पर ही निर्भर रहना पड़ता था। वह जितना ही अंग्रेज उसको सहयोग करते थे, उसी सहयोग पर अपने आप को वह निर्भर रहता था। अंग्रेजों का एक तरह से कहा जाए तो वह निश्चित रूप से उसका पिछलग्गू बना हुआ था। सिद्धांत में अगर कहा जाए तो मीर जाफर बंगाल का नवाब भले ही मात्र का था, किंतु व्यवहार में वह क्लाइव के हाथों का एक तरह का कठपुतली के रूप में इस्तेमाल हो रहा था। अर्थात जो वहां बंगाल का शासन व्यवस्था था, शासन का सारा सूत्र जो था वह क्लाइव के हाथों में या क्लाइव के हाथों के इर्द गिर्द ही घूमने का काम कर रहा था। तो ऐसे शब्दों में हम इसको संबोधित कर सकते हैं। हम ऐसे कह सकते हैं कि मीर जाफर को कर्नल क्लाइव की जो गद्दा था, यानी कि कर्नल क्लाइव की गद्दा के रूप में उसको संज्ञा देने का काम इतिहासकार महोदयों के द्वारा किया गया है। जैसे वो गद्दी प्राप्त किया था, तो गद्दी प्राप्त करने के बाद या उसके करने के बदले में उसने क्या किया था कि उसे कंपनी और उसके जो कर्मचारी थे उसको एक मोटी रकम इसे देने पड़े थे। धन की लालच बढ़ता गया और अंग्रेजों को संतुष्ट करने के नाम पर मीर जाफर जो था, मीर जाफर का राजकोष ही खाली हो गया और मीर जाफर की स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी कि वो अपने सैनिक के वेतन भी नहीं दे सकता था। और इसका परिणाम हम देखेंगे कि उसकी सेना में एक विद्रोह उत्पन्न हो गया और मीर जाफर संकीर्ण विचार का व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था और वह अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला के तरह ही अगर हम समझे तो वह धार्मिक मामलों में भी उदार नहीं था। उदार प्रवृत्ति उसके अंदर था ही नहीं, तो उदार था ही नहीं। अलीवर्दी के समय हिंदुओं को ऊंचे ऊंचे पदों पर वह नियुक्त किया गया और हिंदुओं की सद्भावना जो थी वह सद्भाविक रूप से अगर देखा जाए तो स्वाभाविक रूप से यह अलीवर्दी खां के वंशजों के प्रति बिल्कुल या अधिक रूप से देखा जा सकता था। किंतु मीर जाफर को नवाब के रूप में स्वीकार करने के लिए बहुत से हिंदू राजा भी मन से तैयार नहीं थे और मीर जाफर ने क्लाइव के साथ, यानी क्लाइव जो था, क्लाइव के सुझाव पर ही वैसे बागी राजाओं को दंड देने की नीति अपना लिया और नीति अपनाकर हिंदुओं से समर्थन प्राप्त करने की आशा खो दिया, जिससे मीर जाफर हिंदुओं के स्थान पर मुसलमान अधिकारियों को नियुक्ति करने की इच्छा रखता था और हिंदू मुस्लिम विरोध की स्थिति में उत्पन्न होकर मीर जाफर ने स्वयं आंतरिक संकट ही पैदा कर दिया। और ऐसे आंतरिक संकट पैदा हो गया जिसमें इसके समर्थन में बिहार के गवर्नर जो थे राजा राम नारायण को मीर जाफर का खूब भाजन भी होना पड़ा था। राम नारायण जो थे, इनके सहानुभूति सिराजुद्दौला के प्रति शुरू से ही बनी हुई थी और मीर जाफर जब राम नारायण के बदले बिहार के गवर्नर अपने निकट के संबंधी को बनाना चाहते थे, तो बिहार जो था, बिहार के जमींदार का नेतृत्व राजा राम नारायण ही कर रहे थे और बिहार के जमींदारों के नेतृत्व राजा राम नारायण कर रहे थे और फ्रांसीसी अधिकारी जियन लाग से मिलकर वह मीर जाफर और अंग्रेजों की शक्ति जो थी इसी का वो विरोध भी करना चाहता था।
पुनः क्लाइव के राजा जो थे रामनारायण के विरुद्ध में मेजर फुट को एक सेना के साथ भेजने की स्थिति आ गई, और जब एक सेना भेजा गया तो राजा रामनारायण ने मीर जाफर के साथ मिलकर यानी मीर जाफर के प्रति स्वामी भक्ति की शपथ लेकर मेजर फुट को लौटा देने का काम किए। रामनारायण और नवाब के बीच मध्यस्थता जो मध्यस्थता था, वो मध्यस्थता करने का काम जो था जगत सेठ के एजेंट गोविंदमल ने यह किया था, और खासकर परंतु क्लाइव ने इन दोनों के मेल कराना यहां पसंद नहीं किया था, और उसने मीर जाफर को रामनारायण के विरुद्ध भड़काने का भी प्रयास किया। क्लाइव के बहकावे में आकर मीर जाफर जो थे रामनारायण से युद्ध करने के लिए तैयार भी हो चुके थे, लेकिन मीर जाफर के पास बिल्कुल धन का अभाव था, और इतना धन का अभाव था अतः बर्धमान और हुगली की मालगुजारी वसूलने की सुविधा अंग्रेजों को देकर उसने क्लाइव के नेतृत्व में एक सेना जो था वह सेना रामनारायण के विरुद्ध में भेज दिया। और इसका परिणाम आप देखेंगे, क्लाइव और जगत सेठ दोनों का उद्देश्य एक जैसा ही बना हुआ था। क्लाइव व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने के लिए रामनारायण पर दबाव डालना चाह रहा था, उधर अतः 4 महीने तक पटना में अंग्रेज सेना पड़ी रह गई, और उसी का खर्च जो था नवाब को देना पड़ा। और क्लाइव जो थे यहाँ रामनारायण को बिहार का उप गवर्नर स्वीकार कर लिया, और नाम भर के लिए मीर जाफर के पुत्र जो थे मीरन को वह गवर्नर का पद माना गया। रामनारायण के ने क्लाइव को 7 लाख रुपये उपहार दिए, और शोरा तैयार करने के लिए या शोरा तैयार करने का जो ठेका था वह कंपनी को दे देना पड़ा। रामनारायण के अधिकारी जो थे सीमित कर ही मीर जाफर को संतोष यहाँ करना पड़ा, और इसका परिणाम आप आगे देखेंगे कि उड़ीसा के शासक जो थे राम सिंह के भाई और भतीजे को मीर जाफर ने बंदी बना लिया, परंतु क्लाइव ने राम सिंह को मीर जाफर के युद्ध नहीं करने दिया और बंदियों को मुक्त कर नवाब से उसकी संधि करवा दी। जब नवाब से उसकी संधि हो जाती है तो मीर जाफर की जो वक्र दृष्टि होता है वह शिकार, अगर यहाँ वक्र दृष्टि शिकार पूर्णिया के राजा जुगल सिंह को भी यहाँ बनना पड़ता है, और जुगल सिंह की पराजित जो यहाँ जैसे ही वो पराजित हुआ था जुगल सिंह, और पूर्णिया का शासक जो था खादिम हुसैन को बनाया गया। फिर इसके बाद मुर्शिदाबाद के दीवान राजा दुर्लभ राय को भी क्लाइव और मीर जाफर से मिलकर यहाँ नष्ट करने की एक योजना बनाई गई, और इस योजना के तहत जो दुर्लभ राजा यानी दुर्लभ राय शक्तिशाली थे, इस युद्ध में कहा जाता है कि वह युद्ध के लिए तैयार हो चुका था, लेकिन वाटसन ने मध्यस्थता करके नवाब और दुर्लभ राय के बीच में संधि करवा देने में काफी सराहनीय भूमिका निभाए। और इस तरह से मुगल सम्राट आलमगीर के पुत्र जो अली गौहर अपने बिहार और बंगाल के अधिपति मानता था, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल की राजनीतिक व्यवस्था को देखते हुए उसने खासकर बिहार पर आक्रमण कर दिया, और अली गौहर को अवध के नवाब के भाई मोहम्मद कुली खां और इलाहाबाद के सूबेदार की सहायता भी मिली थी, और अली गौहर पटना तक जब बढ़ चुका था, लेकिन राजा रामनारायण ने अपनी कूटनीति से उसे उलझा रखा, और मीर जाफर की सैनिक जो थी वहां सैनिक सहायता मांगा, और क्लाइव के समय में सैनिकों के साथ पहुंचकर पटना की रक्षा और जो अली गौहर जो थे इसके आक्रमण को विफल करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाने का काम किए। और इस तरह से सैनिक सहायता के बदले में क्लाइव जो थे, क्लाइव को नवाब के द्वारा जो असफलता यहाँ दक्षिण की जागीरदारी दे दी गई, और 1760 ईस्वी के दशक में अली गौहर ने पूरी तरह से दूसरी बार बिहार पर आक्रमण कर दिए, और वह अब शाह आलम द्वितीय के नाम से मुगल सम्राट कहलाना उनका एक प्रोफेशन बन गया, एक शौक बन गया, और अपने आप को कहलाने लगे थे। परंतु धन एवं साधन के अभाव में यहाँ स्थिति ऐसे होता है कि गौहर या शाह आलम द्वितीय का आक्रमण बिल्कुल बेकार हो जाता है, और शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजों से दया याचना करने की स्थिति आ जाती है। आंतरिक विरोध की स्थिति पर नियंत्रण पाकर या नियंत्रण के लिए मीर जाफर को अंग्रेजों से सहायता लेनी पड़ी, और ऐसे स्थितियों में परंतु अंग्रेजों के व्यवहार और नीति से मीर जाफर बिल्कुल संतुष्ट नहीं होते हैं, और यहाँ परिस्थिति ऐसे बदलती है कि वो स्वतंत्र रूप से शासन चलाना चाह रहे थे, लेकिन अंग्रेजों के नियंत्रण से मुक्त होने के लिए या वैसे नियंत्रण से मुक्त होने के लिए उसने चिनसूरा के डचों से बातचीत भी आरंभ कर दिया था। डच अंग्रेजों के विरोधी हो चुके थे, और यहाँ अंग्रेजों के बदले अपना प्रभाव भी बढ़ाना चाहते थे। मीर जाफर और डचों के बीच में जो गुप्त वार्ता चल रही थी, इसकी जानकारी जब जैसे ही क्लाइव को लग गई तो क्लाइव ने क्या किया कि डच जो गुप्त रूप से जावा में सेना रखने के साथ साथ यानी सेना की मांग कर रहे थे,
तो ऐसे सेना मंगा चुके थे और डचों का अपना व्यापारिक स्वार्थ था। वे अंग्रेजों के बढ़ते हुए प्रभाव से बिल्कुल, जो अंग्रेजों का व्यापार था, प्रभाव था, इस सारी बातों से वे बिल्कुल क्षुब्ध अवस्था में थे। इसलिए डचों का आक्रमण जो था यहाँ मात्र मीर जाफर के उकसाने पर ही नहीं हुआ था, बल्कि यह भी कहा जा सकता है कि बेदरा के युद्ध में डचों की हार भी हो गई थी। और जैसे ही बेदरा के युद्ध में डचों की हार हो गई और डचों ने अंग्रेजों के प्रति अर्थात अंग्रेजों को क्षतिपूर्ति के रूप में धन भी दिया था, जिसमें बेदरा के युद्ध के बाद मीर जाफर के पुत्र मीरन जो थे, मीरन ने डचों को एक संधि करने के लिए भी विवश कर लिया। और जैसे ही एक संधि के लिए विवश किया तो संधि के अनुसार नवाब ने डचों को व्यापारिक सुविधा देना भी स्वीकार कर लिया। फिर यहाँ स्थिति ऐसे बदलती है कि डचों ने नवाब के विरुद्ध युद्ध करने तथा किलेबंदी और सैनिक एकत्र करने का एक आश्वासन जो दे चुका था, तो पटना, चिनसूरा और इसके साथ कासिम बाजार के कारखानों में सुरक्षा के लिए मात्र 125 सैनिक रखने की जो यहाँ बातें डचों के माध्यम से की गई थी, डचों ने स्वीकार कर ली। और डच जो थे अपने जहाज और सैनिक नवाब के राज्य की जो सीमा थी, इस सीमा के बाहर ले जाने के लिए बिल्कुल राजी हो गए। और तय यह किया गया कि संधि की शर्तें भंग करने पर नवाब डचों को बाहर निकाल देने का काम करेंगे। बेदरा की संधि के फलस्वरूप डचों की महत्वाकांक्षा जो थी वह सदा के लिए और भी समाप्त हो गई, क्योंकि वे अंग्रेजों की कृपा पर वह निर्भर रह रहे थे। और सरकार एवं दत्त के शब्दों में अगर हम कहें, जैसे एक इतिहासकार के रूप में जो दत्त है या सरकार जिनको कहा जाता है, कि बेदरा का जो युद्ध था, इस युद्ध में अंग्रेजी सत्ता को बंगाल में स्थापित करने की दिशा में पलासी के युद्ध का एक अगला कदम हम कह सकते हैं, या एक अगला कदम के रूप में हम मान ही सकते हैं। तो यहाँ डचों को पराजित करने के बाद बंगाल की जो राजनीति थी, इस राजनीति में अंग्रेजों की प्रभुता का विरोध करने वाला कोई भी शक्ति यहाँ जब नहीं रहा, तो क्लाइव फरवरी 1760 ईस्वी के दशक में क्या करते हैं यहाँ कि इंग्लैंड वापस चले जाते हैं और क्लाइव के स्थान पर हालवेल जो है कार्यवाहक गवर्नर के रूप में नियुक्त होकर फिर भारत में आते हैं। और इसी बीच में मीर जाफर के पुत्र मीरन की मृत्यु हो जाती है, जिसमें मीरन के मरने से मीर जाफर के जो उत्तराधिकारी है, इसका प्रश्न यहाँ उठकर खड़ा होता है, जिसमें अंग्रेज मीर जाफर को गद्दी से हटाने की चेष्टा करते हैं, जिसमें मीर जाफर का पक्ष जो होता है क्लाइव के न रहने से बिल्कुल कमजोर पड़ गया होता है। और हालवेल के बाद बेंसिटाट कंपनी का नया गवर्नर जब नियुक्त होते हैं, तो हालवेल और बेंसिटाट जो है दोनों मीर जाफर के विरोधी थे, जिससे यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि मीर जाफर को हटाने के पीछे कई कारणों को यहाँ दर्शाया जा सकता है, अलग अलग कारणों के रूप में। जिसमें सबसे पहले अगर कारण के रूप में देखें तो यहाँ मीर जाफर की अयोग्यता की बात करते हैं। मीर जाफर की अयोग्यता की हम बात कर सकते हैं कि मीर जाफर की अयोग्यता थी। तो एक नंबर पॉइंट में हम दे सकते हैं कि मीर जाफर की अयोग्यता, तो हम ऐसे जानते हैं पहले से भी, जो हम प्लासी के युद्ध में भी वर्णन कर चुके हैं कि मीर जाफर एक अयोग्य शासक था। उसकी अयोग्यता कूट कूट के उसके अंदर भरी हुई थी। वह आंतरिक और बाह्य आक्रमण से बंगाल प्रांत की सुरक्षा और शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए कहा जाए तो वह बिल्कुल अक्षम साबित हो रहा था, क्योंकि मीर जाफर का अपने सैनिक पर कोई नियंत्रण भी नहीं था। सैनिक को वह अपने हिसाब से काम नहीं करा सकता था। उसके सैनिक जो थे बात बात पे विद्रोह कर उठते थे, और शासन एवं कानून जो थे इससे संबद्ध प्रश्न थे। इस प्रश्न के लिए वह पूर्णतया अंग्रेजों के समर्थन पर वह निर्भर था, जिससे मीर जाफर की असहाय अवस्था जो थी, इसी का लाभ उठाकर अंग्रेज अधिकारी, खासकर अगर कहा जाए कि क्लाइव जो थे उस समय उससे अनुचित लाभ उठाने शुरू कर लिए थे। मीर जाफर की जो असहाय अवस्था थी, जब क्लाइव से इसका बेहतर लाभ उठाने लगे थे, तो अंग्रेजों का लालच दिन प्रतिदिन और बढ़ते चला गया, और इतना बढ़ने लगा कि उनकी मांग जो होने लगी या पूरी करने के लिए मीर जाफर ने राज्य की आर्थिक स्थिति को दयनीय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। जब तंग हो गया तो तंग आकर मीर जाफर ने अंग्रेजों का विरोध करना चाहा, तो स्वाभाविक रूप से अंग्रेज यहाँ उसे हटाने के लिए भी व्यग्र हो गए, क्योंकि यह एक तरह का संधि था कि अंग्रेजों का साथ देना था। और जैसे ही वो अंग्रेजों का विरोध करेगा तो अंग्रेजों से हटाने के बारे में तो सोचेंगे ही। फिर यहाँ देखेंगे दूसरे पॉइंट के रूप में जन समर्थन का अभाव हम कह सकते हैं। तो जन समर्थन का अभाव के बाद हम समझ सकते हैं कि यहाँ मीर जाफर जो थे, इनको जन समर्थन का बिल्कुल अभाव था, क्योंकि मीर जाफर को नवाब के रूप में अधिकतर लोग पसंद ही नहीं करते थे। हिंदुओं के प्रति उनका व्यवहार तो अच्छा ही नहीं था, क्योंकि वह बिल्कुल सहिष्णु व्यवहार के नहीं थे। बिहार के जो अधिकारी थे, शासक थे, उसके विरोधी बन चुके थे। आर्थिक शोषण की प्रक्रिया जो थी एक तरह की आम बात हो चुकी थी। नवाब बिल्कुल कमजोर था
और अंग्रेजों का विरोध करने का उसमें बिल्कुल साहस भी नहीं था। अतः अंग्रेज जो थे, अंग्रेज यहाँ नवाब की जो दुर्बलता थी, दुर्बलता का लाभ उठाकर अंग्रेज व्यापारी एक तरह से मनमाना अत्याचार करना शुरू कर लिए थे। प्रजा के समर्थन के अभाव में मीर जाफर का जो शासन व्यवस्था था वो असफल साबित होने लगा था। उसे हटाने पर कोई विरोध भी नहीं हुआ। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जन समर्थन का उसके प्रति बिल्कुल अभाव था। फिर यहाँ अगले शर्त को हम समझते हैं, अगले पॉइंट को समझते हैं, तो तीसरे में कह सकते हैं कि संधि की शर्त को पूरा नहीं करना। संधि की शर्त को पूरा नहीं करना, तो संधि की शर्त जो बनाया गया था कि मीर जाफर ने नवाब को नवाब बनाने के लिए या नवाब बनने के लोभ में, खासकर उस लोभ में पड़कर ही वह कंपनी को जितना धन देने का वादा कर लिया था उसकी पूर्ति संचित कोष से नहीं की जा सकती थी। बिल्कुल वह संभव ही नहीं था कि पूरे संचित कोष से वो किया जा सके। सोने चांदी के जो बर्तन थे बेचकर भी रकम की पूर्ति नहीं की जा सकी। नवाब आय के स्रोत यहाँ बढ़ाने की प्रति बिल्कुल सचेष्ट नहीं थे। कंपनी के अधिकारी थे, इसका दस्तखत का, इसके सिग्नेचर का, दस्तखत का गलत इस्तेमाल करते थे, गलत प्रयोग करते थे, जिसके कारण परिस्थिति ऐसे होने लगी कि राज्य की जो आय व्यवस्था थी वो आय बिल्कुल घट गई थी। और नवाब जो थे कंपनी के अधिकारी के रूप में, हम ऐसे समझें कि एक उपहार देकर संतुष्ट करना सभी कंपनी के अधिकारियों को संतुष्ट रखने के प्रयास कर रहा था। और परंतु धन का यहाँ जो लालच था अंग्रेजों के प्रति, या अंग्रेजों के अंदर या जो था धन का लालच, धन की लिप्सा दिन प्रतिदिन और बढ़ते जा रहा था। आर्थिक दृष्टि से राज्य दिवालिया घोषित होते जा रहा था। सैनिकों को समय से वेतन नहीं दिया जा रहा था। आंतरिक विद्रोह को दबाने के नाम पर यहाँ नवाब जो थे लूटने की चेष्टा, कंपनी के अधिकारी नवाब से लूटने की प्रयास कर रहे थे। और इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि संधि के अनुसार पूरी रकम देने का जो यहाँ नवाब ने वादा किया था, असमर्थता अपने आप को उसने प्रकट करके दिखाया और उसे साफ करने से, यानी उस राशि को यहाँ कहा जाए कि माफ करने का निवेदन भी कंपनी के सामने किया। लेकिन स्थिति ऐसा था, जो असंतुष्ट अंग्रेज थे, अधिक धन लिप्सा में लगे हुए थे, अधिक से अधिक धन पाने की वह लालच उनके अंदर पहले से गिरा हुआ था। तो नवाब जो थे, नवाब बनने की बात जो ये सोचे हुए थे, और इस तरह से अंग्रेज चाहने लगे कि अब इसको नवाब के पद से हटा दिया जाए और फिर धन प्राप्ति का एक दूसरा माध्यम अपनाया जाए। फिर हम देखेंगे कि यहाँ अगले बिंदुओं पे हम कह सकते हैं, चौथे बिंदु में हालवेल का विरोध। तो हालवेल का विरोध जो है, यह भी मीर जाफर के शासन व्यवस्था की बागडोर को कमजोर करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। जैसे मीर जाफर जो थे यहाँ क्लाइव की सहायता से नवाब के पद पर बने हुए थे। क्लाइव जो थे मीर जाफर का एक संरक्षक माना जाता था। अनेक कठिन परिस्थितियों के माध्यम से क्लाइव ही मीर जाफर का एक सहायक साबित हुआ था। अतः मीर जाफर जो थे क्लाइव का विरोध, या एक तरह से कहा जाए कि विशेष रूप से सम्मान देने का काम करता था। लेकिन यहाँ कार्यवाहक रूप से गवर्नर हालवेल के प्रति वह सम्मान प्रदर्शित कर सका, जिससे हालवेल जो थे खुराफाती और एक दम्भी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, जिसमें अपमान का बदला लेने का और इसी तरह के उद्देश्य को उसने नए गवर्नर जो बेंसिटार्ड को मीर जाफर पर अयोग्यता का, क्रूरता का, विलासिता का और अत्याचार आदि दोष आरोपित करके उसे पद से हटाने पर राजी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। फिर हम देख सकते हैं डचों के साथ साठगांठ। तो डचों के साथ यानी पांचवें बिंदु पर देखेंगे, डचों के साथ साठगांठ हम देख सकते हैं। तो साठगांठ में हम क्या देखेंगे कि डचों के साथ यहाँ मीर जाफर का, जैसे हम कह सकते हैं कि मीर जाफर अंग्रेजों के नियंत्रण से बिल्कुल मुक्त होना चाहता था, जिसमें पीछे ही अभी जिक्र किया गया था कि चिंसुरा में डचों की कोठियां बनी हुई थी। हालवेल ने मीर जाफर पर यह एक आरोप लगा दिया था कि डचों के साथ उसका गुप्त समझौता करके अंग्रेजों के खिलाफ में युद्ध करना यह मीर जाफर चाहता है। यह आरोप जो था प्रमाणित नहीं होता है, फिर भी अगर कहा जाए तो मीर जाफर डचों से सहायता लेकर वह स्वतंत्र रहने की प्रयास हमेशा बनाए हुआ था। और अंग्रेजों को मीर जाफर द्वारा डचों को प्रोत्साहन देना, और खासकर इसे कहा जाए कि नागवार लगा एक तरह से बिल्कुल, या अंग्रेजों को नागवार जब लगता है तो मीर जाफर के वे बिल्कुल विरोधी हो जाते हैं। फिर यहाँ नवाब बदलने के पीछे हम अगले पॉइंट में देखेंगे कि नवाब बदलने के पीछे धन और धरती की लालसा अंग्रेजों के अंदर बदल जाती है। तो मीर जाफर को नवाब बनाना
जैसे अंग्रेज जो है, अंग्रेज ने धन प्राप्त कर लिया नवाब बनाने के तुरंत बाद, तब यहाँ मीर जाफर जो थे धन देता, जब तक देता रहा अंग्रेज उसके पक्ष में बने रहे। लेकिन मीर जाफर ने जैसे ही धन को देना अवरुद्ध कर दिया, रोक दिया, असमर्थता अपना प्रकट कर दिया, तो अधिक धन पाने की लालच में कंपनी जो थे, कंपनी के लोग या कंपनी के जो अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी थे, वह नवाब को बदलने की एक योजना बना ली। और इस योजना के माध्यम से, क्योंकि वो नए नवाब से अधिक धन और अधिक से अधिक सुविधा पाने की इच्छा रखने लगे थे, और वे चाहते थे कि जो भी नया नवाब बनेगा वह मीर जाफर से बेहतर हमें लाभ पहुंचा सकता है। तो इसी तरह के मीर जाफर पर दोष लगाकर अंग्रेज अधिकारी हालवेल जो थे, यहाँ बेंसिटाट मीर कासिम से गुप्त एक संधि कर लिए थे, और गुप्त संधि के माध्यम से मीर कासिम ने बेंसिटाट और जो दुर्लभ राय से हालवेल ने अलग अलग बात की, जिसमें राजा दुर्लभ राय के माध्यम से मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को भी अपने पक्ष में मिलाने की एक योजना बना लिए। 27 दिसंबर की घटना है, जो 1960 ईस्वी में कलकत्ता की काउंसिल और मीर कासिम के बीच में एक गुप्त संधि कर लिया गया। और इस गुप्त संधि के माध्यम से, जिसमें मीर कासिम को मुर्शिदाबाद का मुख्य वजीर बनाकर, और खासकर कहा जाता है कि उसे वास्तविक नवाब का अधिकार देने की बात भी स्वीकार कर ली गई। बदले में मीर कासिम ने बर्धमान, मेदिनीपुर और चटगांव के 3 जिले जो थे, यह कंपनी को देने के लिए स्वीकार कर लिए। मीर जाफर को पेंशन देना और तथा उसके द्वारा, जैसे अंग्रेज थे, अंग्रेजों के पास गिरवी रखे हुए जो जवाहरात थे को नगद रुपये देकर छुड़ाने की बात मीर कासिम ने यह बात स्वीकार कर ली। और अंग्रेज जो थे और मीर कासिम एक दूसरे की राय लेकर ही सम्राट शाह आलम से कोई समझौता करें, तथा बंगाल की बात जो है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में उसे पैर जमाने का मौका न दिया जाए, यह बात तय कर लिया गया। और इस तरह से गुप्त संधि के अनुसार बेंसिटाट को 5 लाख, हालवेल को 2,70,000 और काउंसिल के अन्य सदस्य जो थे इनको भी 2 या ढाई लाख रुपये देने की बात स्वीकार कर ली गई। तो यहाँ कुल मिलाकर मीर कासिम को 20 लाख रुपये काउंसिल के सदस्यों को तथा 5 लाख रुपये कंपनी को देने पड़े। और संधि के शर्तों को तय करने के लिए मीर कासिम जो थे कलकत्ता से मुर्शिदाबाद के लिए चले आए। फिर यहाँ आप पाएंगे इस स्थिति में कि गवर्नर बेंसिटाट जो है, इन्होंने पूर्व निश्चित जो यहाँ योजना है, इसी के अनुसार मीर कासिम के से मुर्शिदाबाद में 15, 16 और 18 अक्टूबर के दिन, जो 1960 ईस्वी के ही समय में देखेंगे कि इसी के बीच में बातचीत हुई, तथा मीर कासिम के पक्ष में गद्दी छोड़ने का यह आग्रह जब किया गया, तो मीर जाफर जो थे, मीर कासिम को नवाब का अधिकार देने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। ऐसी अवस्था में मीर जाफर में के महल पर पहले डेरा डाल दिया गया, अचानक घेराबंदी कर ली गई। और मीर जाफर जब इस बातों से घबरा गया और उसने पिछले कारनामों के लिए उसे पछतावा जैसे ही होता है मीर जाफर को, तो अंग्रेजों की चालबाजी के कारण उसने सिराजुद्दौला के साथ जो दगाबाजी किया था, जो पिछले सीरीज में हम लोगों ने इसका वर्णन किया है, उसे जीवन के अंतिम क्षण का उसका परिणाम स्वयं उसे भुगतना पड़ेगा, या ऐसे यह बात उसके दिमाग में आने लगा और उसे ऐसा स्थिति में स्वयं भुगतना भी पड़ा। ईंट का जवाब मीर जाफर को पत्थर से दिया गया, पत्थर से ही मिला, क्योंकि उसने जो धोखाधड़ी किया था, दगाबाजी किया था, तो 60 वर्ष का जो बूढ़ा नवाब अपने दामाद मीर कासिम के पक्ष में गद्दी छोड़कर कलकत्ता के लिए चला गया और पेंशन पर वो पलने लगा। इस घटना को बंगाल की दूसरी क्रांति के नाम से अगर हम कहें, तो इसमें कहीं अतिशयोक्ति नहीं है। इतिहास में इसे दूसरी क्रांति के रूप में, बंगाल की दूसरी क्रांति के नाम से जाना भी जाता है। अब हम यहाँ कुछ मुख्य बिंदुओं पर विचार करते हैं कि मीर जाफर के समय अंग्रेजों की राजनीतिक और व्यापारिक जो स्थिति है वह किस प्रकार की रहती है। इसके बारे में अगर हम विचार करते हैं, तो प्लासी की जो लड़ाई होती है, प्लासी की लड़ाई के बाद क्लाइव ने कूटनीति के सहारे बंगाल में अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ा लिया था। वह बंगाल का सबसे अधिक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में बन चुका था। नवाब मीर जाफर उसके हाथ की कठपुतली बन चुका था। क्लाइव को कलकत्ता की काउंसिल द्वारा जो गवर्नर का पद था उसे दे दिया गया था। 1959 ईस्वी के समय में डचों को पराजित होने के बाद बंगाल में अंग्रेजों का विरोध यहाँ करने वाला कोई अब बच भी नहीं गया था। और इस सैनिक सहायता के नाम पर क्लाइव जो थे, क्लाइव ने स्वयं जमींदार बनने के साथ साथ कंपनी की आर्थिक स्थिति को भी बदलने का प्रयास कर डाला। अंग्रेजों की प्लासी के पूर्व की जो सभी सुविधाएं थी, वह सारी सुविधाएं अंग्रेजों को प्राप्त हो चुकी थी। अंग्रेज यहाँ दस्तक का प्रयोग आंतरिक और बाह्य स्थितियों में और निजी व्यापार के लिए भी करना शुरू कर लिए थे।
अंग्रेजों को निजी व्यापार के साथ साथ अगर कहा जाए यहाँ कि अपार धन भी प्राप्त हो चुका था, सोना चांदी के रूप में भी यहाँ अगर हम समझें तो यूरोप में जो धन भेजने की अपेक्षा वस्तुएं जो थी भेजना, वस्तुओं को भेजना अधिक लाभदायक हो गया था। अंग्रेज के रूप में अगर देखें कि अंग्रेज कर्मचारी द्वारा कंपनी के जो सार्वजनिक व्यापार की स्थिति को समझते हैं तो उसकी उपेक्षा की जाने शुरू कर दी गई थी। निजी व्यापार का सामान जो था जहाज में भेजना बिल्कुल संभव नहीं था और इस तरह से फ्रांसीसी और डेनमार्क के जहाज जो थे ऐसे जहाजों में से अपना सामान यूरोप के बाजारों में भेजकर अत्यधिक लाभ पाने लगे थे। बंगाल का धन जो था बाहर जाने लगा था। नवाब और मुगल सम्राट जो थे इससे हानि हुई। कारीगरों और कृषकों पर इसका बुरा प्रभाव देखने के लिए मिला है, क्योंकि उन्हें इस अपने सामान और जो मूल्य था यह प्राप्त हो जाता था और अंग्रेजों को अगर कहा जाए कि टकसाल खोलने की सुविधा भी मिल चुकी थी। इस तरह से प्लासी युद्ध के बाद अंग्रेज जो थे इसकी राजनीतिक और व्यापारिक स्थिति थी वो बहुत ही सुदृढ़ हो चुकी थी और अंग्रेज द्वारा धन निष्कासन की जो प्रक्रिया यहाँ प्लासी युद्ध के बाद जारी की गई थी यह जो था भारत के स्वतंत्र होने के पहले तक यह चलती रही और भारत की आर्थिक स्थिति इस शोषण की एक प्रक्रिया के रूप में बिल्कुल शोचनीय हो चुकी थी। तो इस तरह से आज हम लोगों ने देखा कि मीर जाफर और अंग्रेजों के बीच में जो संबंध रहा, कैसे संबंध विच्छेद होता है, इन तमाम बातों का हम लोगों ने अध्ययन किया। पुनः हम मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद।